अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हमारी मईशत का जो सबसे बड़ा, अगर हम बिगाड़ की अहम वजह जाने अपनी मईशत की, तो उसमें हमारी जो इनफॉर्मल इकॉनमी है, जो गैर दस्तावेजी मईशत है, जो हमारी रेगुलर इकॉनमी जो है, फॉर्मल इकॉनमी, उसके बिल्कुल पैरेलल मसावी जो है एक ऐसी मईशत खड़ी है जो कि डॉक्यूमेंट नहीं है, जो दस्तावेजी सूरत में नहीं है, जिसका मुआशी तौर पर खुद हमें बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि हमारे यहाँ चाहे वो टैक्स टू जीडीपी की बात हो, या फिर आप समझ लें कि टैक्सों के निज़ाम, या फिर जीएसटी अगर 17-18% इस मुल्क में लिया जा रहा है, जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है, आवाम जो है इससे पिस रहे हैं, तो इन सब की बुनियादी वजह कहीं ना कहीं जाके जुड़ती है उस मईशत से जो कि दस्तावेजी नहीं है, जो कि इस वक्त हुकूमत के उन ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है। चाहे आप उसको इनकम टैक्स के हवाले से बात करें, सेल्स टैक्स के हवाले से बात करें, या फॉर्मल इकॉनमी के हवाले से बात करें, जिसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान है। अब इस हुकूमत ने बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, अव्वलीन तरजीह है कि मईशत को दस्तावेजी सूरत में लेकर आया जाए, इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सीरियस नोट के ऊपर काम हो, और उसके बाद जो है टैक्स बेस को भी बढ़ाया जाए, टैक्स नेट को भी बढ़ाया जाए। ऐसा चाहे अब आप कह लें कि आईएमएफ के दबाव की वजह से क्या हम कर रहे हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम में इसलिए हम कर रहे हैं, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का हमारे ऊपर दबाव है उसकी वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में ये खुद पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और हमारी अपनी मुआशी मुफाद में है कि हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें। दुनिया में जहां जहां हम देखते हैं कि जहां तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो उनकी वजह यही है कि वो असल जो है उनकी मईशत डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बहुत ज्यादा राग़िब है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सेक्टर जो होलसेलर और रिटेलर्स का है, वो सेल्स टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से अभी तक उस सेगमेंट के अंदर नहीं है, उस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स नेट के अंदर आना नहीं चाहते, ताजिर जो है वो टैक्स देना नहीं चाहते। ताजिर अगर खाइफ हैं तो वो एफबीआर से, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के दरमियान, क्योंकि सवाल यहां पे ये उठाया जाता है कि जो टैक्स रिलीजियसली अदा कर रहे हैं उनको कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं, जो हुकूमत जो है इस तरफ आ रही है। बहरहाल अब दोनों तरफ से आगे बात बढ़ रही है और एक बड़ी शरफ भी जारी है। चीजें कहां पर इस वक्त स्टैंड कर रही हैं, कहां पे डेडलॉक्स हैं या मुश्किलात का शिकार हैं, इन तमाम चीजों को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ कसबाती साहब, आपको टैक्स कमेटी मेंबर हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, कुछ वर्कशॉप्स वगैरह जो हैं वो भी कसबाती साहब जो हैं वो वक्तन फवक्तन करवाते रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स निजाम के हवाले से उनकी आगाही पहुंचे। इसी तरह लाहौर में इस वक्त हमें डीएसएनजी लिंक पे ज्वाइन किया है नईम मीर साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी वोकल आवाज जो है वो मीर साहब की है इस वक्त ताजरों के हुकूक के हवाले से, और पहली दफा बहुत अरसे बाद हमने ये महसूस किया, हमने ये देखा कि नईम मीर की जो आवाज है वो रिवायती तौर पर ताजरों के उसको वो नहीं करते, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है सॉल्यूशंस भी इनकी तरफ से गए, इनकी सजेशंस जो है गई, और इसके ऊपर एफबीआर जो है वो सोच विचार भी कर रहा है। मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें ज्वाइन करने का। कसबाती साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो कितना बड़ा कर्ज है हमारी मुआशी निजाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तीसरी बार मुझे इस स्टूडियो में बुलाया ताकि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं। और जो आपका सवाल है, सो फार एज दी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी इज़ कंसर्न, ये बहुत बड़ी मुश्किल है और बहुत बड़ा मसला है एफबीआर के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा से ये शोर मचाता रहा कि हम टैक्स देते हैं। सैलरीड पर्सन हमेशा शोर मचाते रहे कि हम टैक्स देते हैं। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, अदर सर्विस सेक्टर ये कहते रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर ये देता रहा टैक्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेडर्स जो हैं वो इस मुल्क की जो टैक्स का निज़ाम है इसमें अपना कितना हिस्सा देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की बात करें
जो FBR का डेटा ओपनली सर्कुलेट हुआ वो 1.3 मिलियन था, जब आज से 3-4 साल पहले जब सर्कुलर रिलीज किया उन्होंने उन्होंने एमनेस्टी अनाउंस की 3-4 साल पहले, और उसके बाद अब जब सिचुएशन आई है लेटेस्ट सिचुएशन, उसमें डेटा FBR की तरफ से ये नंबर्स जो है तकरीबन 2 मिलियन के करीब आसपास हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने अतराफ में देखते हैं और हकीकत पसंदाना तज्जिया करते हैं तो मेरे ख्याल में ये नंबर्स इससे भी डबल हैं। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि अगर सैलरीड पर्सन एक एरिया में रहता है, उसके अतराफ में बिजनेसमैन रहते हैं, तो अमूमन तौर के ऊपर सैलरीड पर्सन जो है वो ज्यादा टैक्स दे रहा होता है एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन। सैलरीड पर्सन जो है छोटी सी गाड़ी में जा रहा होता है, जबकि बिजनेसमैन बड़ी बड़ी पजेरों में जा रहे होते हैं। हाँ। और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते हैं। जरा ब्रैकेट करते हैं ट्रेडर्स की हद तक भी बात करें या शॉपकीपर्स की हद तक भी बात करें, तो छोटे ट्रेडर्स की बात करें या बड़े ट्रेडर्स की बात करें, हर दुकान में रश लगा हुआ है। किसी भी बड़े से बड़े स्टोर, छोटे से छोटे स्टोर में चले जाएं, आपकी बारी जो शॉपकीपर होगा वो काफी देर बाद आएगी, कभी 4 मिनट देर आप इंतजार करने पर। इसका मतलब ये है कि उनके यहाँ कस्टमर्स का रश है, लोगों की डिमांड है, लेकिन क्या ये देखें कि उनका जो टर्नओवर है, डेली टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर, वो टर्नओवर स्टेप नंबर 1 क्या वो फुल्ली डिक्लेयर होता है? क्या वो फुल्ली डिक्लेयर करते हैं? और दूसरी बात, अगर वो डिक्लेयर करते हैं या डिक्लेयर नहीं करते तो उसकी बेसिक वजह यह है कि मसाइल का शिकार है पाकिस्तान की टैक्स मशीनरी, जिसके ऊपर शब्बर जैदी साहब कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इनकी मशीनरी के जरिए बहुत ज्यादा टैक्स नहीं आता। इसीलिए मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं कि वो टैक्स मशीनरी जो कारोबारी हजरात के मसाइल के लिए खड़ी हुई थी, उनसे रिश्वत लेने के लिए खड़ी हुई थी, अब वो ट्रांसफर हो रही है 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में। एक BRB है, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस डिवीजन की तरफ ट्रांसफर हो रही है, और दूसरी ट्रांसफर हो रही है बेनामी की तरफ। तो आइंदा अगर कारोबारी हजरात टैक्स के नेट में नहीं आएंगे तो इनको BRB की तरफ का शिकार होना पड़ेगा, ब्रॉडनिंग टैक्स बेस का शिकार होना पड़ेगा, और इसी तरह से उनको शिकार होना पड़ेगा बेनामी लॉ का। और बहुत सारी जो प्रॉपर्टियां डिक्लेयर अगर आप नहीं करेंगे, बहुत सारी अपने दुकानें डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो आइंदा बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार होंगे। ठीक, यानी एक डेटरेंट जो है वो इस वक्त मौजूद है इस पूरे उसमें, लामहला उस तरफ जाना है। मीर साहब, इस वक्त सूरत हाल यह है कि जिस ट्रस्ट डेफिसिट की, एतमाद के फुकदान की हम बात कर रहे हैं, मैंने अपने ओपनिंग नोट में कहा कि ताजिर ऐसा नहीं कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते, उनको शिकायत है टैक्स अथॉरिटी से, वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उससे उनको शिकायत है। ऑटोमेशन ज्यादा से ज्यादा हो, सहल तरीका, आसान तरीका टैक्स का निजाम हो तो बात ज्यादा बेहतर है। अब मुझे बताइएगा कि कहां पे स्टैंड करता है आपके जो मामलात FBR से चल रहे थे, वो इस वक्त कहां पे हैं, किस नहज पे हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं FBR के मामलात को डिस्कस करूं आपसे, मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जब डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी आपने करनी है तो डॉक्यूमेंट की जो बुनियाद है या डॉक्यूमेंट जहां से बर्थ करता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो आपका मैन्युफैक्चरर है, वो आपका इंपोर्टर है। जब आपका इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर जो है वो मैनिपुलेट करेगा, डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको वो सही तर्ज पर नहीं लेके जाएगा और वहीं से वो उसको खराब कर देगा, तो निचली सतह तक जो चेन चलनी है, जिसे हम वैट चेन कहते हैं, वो पूरी की पूरी चेन टूट जाती है। इसमें रिटेलर का कोई कसूर नहीं होता। देखिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। अब आप मुझे कह रहे हैं कि रिटेलर जो है वो डॉक्यूमेंट पैदा करे अपनी सेल्स को, जिस तरह एक मोअज़्ज़ज़ अभी आपके मेरे भाई बैठे हैं जिन्होंने भी, मुझे उनका नाम नहीं आता, कसबाती, आसिफ कसबाती साहब, आसिफ कसबाती साहब, आसिफ साहब जो बैठे हैं वो बता रहे थे दुकानों पे रश लगा होता है और वो सारा बिजनेस हो रहा होता है। इनको ये भी पता होना चाहिए कि जो दुकानों पे बिजनेस हो रहा होता है उसमें 3rd शेड्यूल की आइटम्स कितनी होती हैं, और 3rd शेड्यूल की जो आइटम्स होती हैं उनका तमाम का तमाम सेल्स टैक्स जो होता है वो एट सोर्स ले लिया गया होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं 3rd शेड्यूल आइटम्स के अंदर, और आपने इस वक्त जो इंपोर्टर्स हैं उनको भी 3rd शेड्यूल में डाल दिया है, और आपने पाकिस्तान का 80 से 90% बिजनेस जो है वो 3rd शेड्यूल में डाल दिया है। और आज से पहले जो गारमेंट्स और हमारे 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स थे जिसमें गारमेंट्स थे, हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, हमारे कारपेट, हमारे स्पोर्ट्स गुड्स थे और लेदर गुड्स थे, उन पर अब 17% टैक्स लगा है। पहले इससे पहले 17% उन पर भी सेल्स टैक्स नहीं था। तो लिहाजा आप रसीद उस चीज की लें जिस रसीद से टैक्स जो है वो अवेड होने का खतरा है। जहां से टैक्स अवेड ही नहीं हो रहा, जहां टैक्स है ही नहीं,
वहां की आप रसीदें मांग रहे हैं और आप बिला वजह की डॉक्यूमेंटेशन और बिला वजह की जो है ना वो एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है और इसका कोई पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के रेवेन्यू को और पाकिस्तान के बजट को बिल्कुल कोई फायदा होने वाला नहीं है। सो हम ये कहते हैं कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करें, लेकिन आप इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड इस तरह करें जिस तरीके से कि आसानी हो, जिस तरीके से उन डॉक्यूमेंटेशन का फायदा हो। एक बेमकसद डॉक्यूमेंटेशन जिसका कोई तुक ही नहीं है करने का, उसको करने से आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, आपकी बेकार की एक्सरसाइज बढ़ेगी, आपकी टैक्स मशीनरी जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन का बोझ उठा सके। उसके नतीजे में आपका जो कारोबारी हजरात हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन करने की आदत नहीं है, वो उन कागजात को संभाल सके, तो लिहाजा लेकिन मीर साहब इस चेंज को कहीं ना कहीं तो सूरत हाल को बदलना, या तो आप मुझे ये बताइए कि वेस्ट में क्या होता है, दुबई की आप चले जाएं, वहां पे किस तरीके से काम होता है, क्या वहां पे भी होलसेलर और रिटेलर चाहे वो छोटा हो या बड़े शॉपकीपर हो, क्या वहां पे भी ये इस तरह की चीजें नहीं है? या यूरोप अमेरिका में चले जाएं, मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूं, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद ये अहम सवाल एक बार फिर हम रखेंगे नईम मीर साहब की तरफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची स्टूडियो में इस वक्त हमें जमील फराचा ने भी ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। एक बार फिर लाहौर जहां पे नईम मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में भी ट्रेडर्स इसी तरह से काम करते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वहां पर होती है जो आप कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही है तो फिर हम क्यों ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, वक्त भी जाया कर रहे हैं सब और पैसा भी जाया करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हम जो है इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड नहीं करना चाहते, और जिन कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इसकी मिसाल यूं दे दूं कि आप मुझसे टैक्स लेना चाहते हैं बरतानिया की तर्ज पर, आप मुझसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अमेरिका की तर्ज पर, और आप मुझे जो है वो सहूलियात दे रहे हैं युगांडा की तरह, सोमालिया की तरह, तो बात यह है कि ये तो एक बहस और तरफ निकल जाएगी। एग्जैक्टली ये हमने शुरू में यही बात की थी। जी 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 जी, मसला ये है कि हमें बतदरीज अपने डॉक्यूमेंटेशन को करना है। अब जो ये इस बजट के अंदर जो ये अंदाज इख्तियार किया गया है ना डॉक्यूमेंटेशन का, वो बड़ा ही भोंडा है, वो बड़ा ही बेकार और बड़ा ही एक बेहुदा है। अच्छा, वो इस तरह के हमारे लोग जो हैं, हम खुद कहते हैं कि हम अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हमारी तकरीबन कोई 50 से 60% के करीब है, और हमारे लोगों को 70-71 सालों में आदत नहीं है कि वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का बाज़ाब्ता हिस्सा बन जाएं। और हमने क्या किया कि हमने 70-71 साल का जो काम था, जो हमने करना था, जो हमने बतदरीज करना था, वो हमने कहा जी हम अब 1 साल में करेंगे। अब ये तो मुमकिन नहीं है। आप देखें, एक रक्षा ड्राइवर है, आप रक्षा ड्राइवर को कहें कि मैं तुम्हें F-16 में बिठा रहा हूं, आज से तुम रक्षा नहीं चलाओगे, तुम F-16 चलाओगे, तो वो F-16 कैसे चलाएगा? मुझे बताएं। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। नाउ फराचा साहब, जो इस वक्त बात की जा रही है, जो टारगेट्स की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू टारगेट बजट में 5.5 ट्रिलियन 5,500 अरब, बहुत एम्बिशियस टारगेट है, और वो यही कहना चाह रहे हैं कि उसको सही करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम ये सारी चीजें कह रहे हैं। कम से कम मीर साहब की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये बताइएगा, 50 से 60% आपकी पैरेलल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इसको तो आप पहले मुशर्रफ साहब दौर में भी आप वैट की तरफ जाने की कोशिश कीजिए ना, ये पहली दफा नहीं हो रहा। ये आपका इख्तिलाफ किस बात से है? इधर आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, टैक्स नहीं अदा करना चाहते, या आप ये कहते हैं कि पहले हुकूमत सहूलत दे तो फिर हमसे टैक्स ले? देखिए, टैक्स कौन नहीं दे रहा, मुझे ये बताएं पहले। सुबह उठते इंसान जो वो छोड़ दे, वो सब देते हैं, मैं तो डायरेक्ट टैक्सेशन के डायरेक्ट टैक्सेशन की बात है, हमने इनसे बात की है, ऊपर आ जाए, हमने बात की है, हम पहले भी टैक्स देते आए हैं, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम के जरिए हम टैक्स दे रहे हैं, अब भी देते हैं टैक्स। लेकिन जो गवर्नमेंट ने तरीका कार इख्तियार किया है इस वक्त कि एकदम वो सारी चीजें हम पे लादना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। अब देखिए ना, हमने इनसे कहा कि आप फिक्स टैक्स करके ले लें, उसकी 4 कैटेगरीज बना लें, ABCD 4 कैटेगरीज बना लें,
और उसका तदारुक इस तरह हो सकता है कि आप ये टैक्स जब देंगे, जब हम देंगे टैक्स, आपका रेवेन्यू जमा होगा। ABCD कैटेगरीज जब आप बनाएंगे, उसमें आप एसोसिएशन से राब्ता करें, हम उन्हें बताएंगे कि कौन से दुकानदार पे कितना टैक्स आयद होता है, हम उन्हें बिल्कुल सही नैच पे ले आके पहुंचा देंगे। लेकिन अब उन्होंने जो ये बात भी की, फिक्स टैक्स की बात की है, लेकिन वो नई चीज लिया है, स्क्वायर फीट के हिसाब से कहते हैं टैक्स लेंगे। एक दुकानदार बताएं, नहीं वो तो अब खत्म हो रहा है ना कि वो स्क्वायर फीट दुकान जो है वो शालमी में हो या फिर वो और किसी लोअर एरिया में हो या फिर वो मुरीदके में हो, ये सारी चीजें तो सर हो गई ना। अब उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर कह रहे हैं कि मुशावरत हो रही है। मेरा सवाल ये कि आप खौफ किस चीज से? देखिए हम जो चीज लगाई जा रही थी हम पे, अभी जो इन्होंने नई बातें हमसे तय की हैं, वो जो बात तय की है ठीक है, उसके मुताबिक हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जैसे फिक्स टैक्स की बात करते हैं ना, मैं वहीं आ रहा हूं आपसे। 80 लाख ताजिर इधर यहाँ पूरे मुल्क में मौजूद हैं, 80 लाख शटर हैं, 80 लाख लोग टैक्स नेट में जब आएंगे तो आपके पास कितना टैक्स रेवेन्यू जमा होगा? इस वक्त 16 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, तो आप बताएं 16 लाख टैक्स पेयर हैं, 16 लाख से बढ़ के तादाद अगर मैं समझता हूं इस अमल से 50 लाख 50 लाख भी हो जाती है, 20-25, तो ये क्या बड़ी तरतीब होगी मैं समझता हूं। तो इसमें अगर आराम से, प्यार मोहब्बत से, लोगों से समझा के जो चीज आप लेना चाहते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी जज्बा हुब्बुल वतनी में टैक्स नहीं देता। टैक्स नहीं, जब जज्बा वसूल किया जा सकता है, ठीक है। नहीं, एक बात सुने, डंडा लेके भी टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। जिस तरह इन्होंने अब ये तरीकेकार अपनाया था, इस तरह टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। ये हमें, जैसे हमने कहा फिक्स टैक्स कर दें, फिक्स टैक्स में और शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा 1 विंडो 1 टैक्स, ये हमसे शर्त रखी है 1 विंडो 1 टैक्स, यानी वैल्यू एडेड टैक्स और ये टर्नओवर टैक्स और ये सब हम खत्म कर देंगे। अगर फिक्स टैक्स नहीं, वैल्यू एडेड कैसे करेंगे भाई? वो तो वैट के ऊपर तो आप IMF को कमिट करके आ गए। हाँ, तो वैट तो किसी सूरत दे नहीं सकता, छोटा ताजिर कैसे देगा आप बताएं? अच्छा, चले उसके ऊपर भी आ जाते हैं। नाउ कसबाती साहब, शब्बर ज़ैदी साहब की बात हो रही है, आपके साथ तो बहुत ज्यादा उन्होंने सीरीज की है पूरी इस चीज की। उन्होंने आते के साथ ही जिस दिन वो अपॉइंट हुए, उस दिन गालिबन उसी दिन हमारे प्रोग्राम में भी थे और एक बात की कि मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला, कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एतमाद का फुकदान है टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के दरमियान, उसको मैं खत्म करूंगा। आप ये बताइए कि आपकी क्या असेसमेंट है कि इस वक्त कितनी मुश्किलात दरपेश है? खुद ज़ैदी साहब को वहां पर ब्यूरोक्रेसी एक अलग है, एक बंदे के होने से क्या चेंज हो जाता है निजाम पूरा, या उनको वाकई मुश्किलात बहुत सारी दरपेश हैं? ठीक है, 2-3 अहम किए हैं जिसको कारोबारी हजरात ने भी अप्रिशिएट किया। वो 2 मेजर एक्शन थे। एक तो ये कि बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का पार्ट था, जो उन्होंने आते ही फौरन क्लैरिफिकेशन इशू की कि आइंदा कोई भी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट नहीं होगी। डिमांड को कलेक्ट करने के लिए सिवाय इसके कि वो चेयरमैन की अप्रूवल डायरेक्ट ली जाए। ठीक है, पहला स्टेप, मेजर स्टेप ताजिरों के फेवर में किया और बिजनेसमैन के तमाम इंडस्ट्री के फेवर में किया। दूसरा मेजर स्टेप उन्होंने किया कि अपने 2-3 और ऐसे स्टेप्स लिए इमीडिएटली जो बड़े अहम थे, और जो इनकी बात है बड़ी अहम है और सुनने के लायक है और उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ये तजवीज देते हैं वो सुनी नहीं जाती। और सिवाय इसके कि मैं भी कोई रिप्रेजेंटेटिव FBR का नहीं हूँ, हम भी तजावीज ले जाते हैं और हमारी भी तजावीज सुनी जाती हैं और जो अमल दरामद जिन पे हो सकता है उस पर अमल किया जाता है। पर फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो चेयरमैन होते थे उनकी क्वालिटीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तो हमें भी मुश्किल होती थी उनको समझाने में, और अब जो चेयरमैन है, लर्नेड चेयरमैन, उनको समझाने में इनको भी आसानी होती है, हमें भी आसानी होती है। कि वो समझाना क्या, वो समझते सब है क्योंकि वो इसी जगह से गए, सब पता है। अच्छा, इनके सिलसिले में जो उन्होंने बड़ी अच्छी कि कोई भी चीज, कोई भी निजाम में तब्दीली स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। ठीक है, अचानक रिवोल्यूशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, नया मेरा पूरा पैनल जो इसके ऊपर है कि ये एक जो आप कहते हैं ट्रांजिशनल फेज था, उसको बतदरीज होना था। ये 70-75 साल का जो एक बिगाड़ है वो एक ही साल में, पहले ही साल उसको सही करने की कोशिश। और इसमें एक नुकता मैं इजाजत दें तो इजाफा करूं, टैक्स का इन्होंने बताया है, वो जाहिर है वो ऑलरेडी आ चुकी है। ड्राफ्ट स्कीम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे मौजूद है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव करना है।
इसे पहले पहले सारे सजेशन दे दिए जाए ताकि इससे पहले कि कैबिनेट अप्रूव करे। अच्छा मीर साहब ये फरमाइएगा कि जो बात हुई थी लास्ट आपसे भी हुई थी और कहा था कि एफबीआर ने कि अब ताजरों से मुफाहमत के बाद, मुशावरत के बाद ये फिक्स टैक्स रेजिम जो है इसको लेकर आया जाएगा। कंसल्टेशन जारी है, आप लोगों से हुई है, ये सिलसिला जारी है गुफ्तशनीद का, मुज़ाकरात का, सारी चीजों का? मैं अभी आपके टीवी चैनल पे बैठा हूं तो मैं आपको एक खुशखबरी भी सुना दूं। वाह, ब्रेकिंग न्यूज कि अभी एफबीआर ने ना एक नोटिफिकेशन जारी किया है और मुझे उसकी कॉपी आ गई है। हाँ, क्या कह रहा है ये? और वो फिक्स टैक्स स्कीम के हवाले से, हाँ। फिक्स टैक्स स्कीम के हवाले से उन्होंने अपने और हमारे मेंबर्स नॉमिनेट कर दिए हैं। हाँ। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जी 25 अगस्त से पहले हम अपनी रिकमेंडेशन मुकम्मल करेंगे। हाँ। और जो फिक्स टैक्स स्कीम बनेगी वो हमारी मशावरत और हमारी तजावीज की रोशनी में बनेगी। तो ये एक अच्छा इकदाम हुआ है और अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और ये आपका जो खादिम खाकसार, हाँ, मैं भी हूँ उसमें अच्छा। मैं भी एक कमेटी मेंबर हूँ और उसमें मैं भी नॉमिनेट हुआ हूँ और उसमें इशफाक तोला साहब भी नॉमिनेट हुए हैं। वाह, ठीक है। और तो इसमें इंशाल्लाह ताला ये जो है जी ये कमेटी बन गई है, को तकरीबन 12-14 रुकनी कमेटी बनी है, बनी है। अच्छा, इसके मेंबर्स के नाम है इस वक्त आपके पास, अगर आप शेयर कर सके? जी मेंबर्स के नाम मेरे फोन पे हैं, तो मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। अच्छा, मैं अपना ताजरों की तरफ से आपको बता सकता हूँ। हाँ। इसमें एक मैं हूँ और एक अपना अशरफ भट्टी साहब है लाहौर से, एक काशिफ चौधरी साहब है तंजीम ताजरान से, एक अपना जो है वो खालिद साहब है कौमी ताजर इत्तेहाद के मलिक खालिद, और इसके अलावा जो है वो अपना मोहम्मद अली मियाँ हैं पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस से। कराची से कौन है? और सुलेमान सिद्दीकी साहब हैं। सर कराची से कौन है? कराची में जी अपना ये कराची की जो तंजीम है ना आपकी तंजीम ताजरान, और वो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहे हैं काशिफ चौधरी साहब, जिसके अतीक मीर साहब भी ओहदेदार हैं। अच्छा। और जो अंजुमन ताजरान है उसको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ और मेरे पराचा साहब भी हमारी तंजीम के सीनियर नायब सदर हैं जो साथ बैठे हैं, जमील पराचा साहब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑन बोर्ड है इस वक्त सारी ताजिर तंजीमें और इसके ऊपर चले। अच्छी बात है, ब्रेकिंग न्यूज आपने आज हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से दी। 25 अगस्त से पहले आप लोग रिकमेंडेशंस भेजेंगे, फिर उसके बाद 30 सितंबर तक जी साथ बैठ के रिकमेंडेशन देंगे जी, मीटिंग इजलास होगा हमारा। ठीक है, तो क्या तरजीहात होंगी आपकी अब? हमारी तरजीहात तो बड़ी वाज़ेह हैं। जो रकबे के एतबार से दुकानों की तकसीम है, हमने इसको पहले ही मुस्तरद किया है, ये नाकाबिले अमल फार्मूला है। और हमने तो इसको कारोबार के वॉल्यूम के एतबार से हम चाहते हैं कि फिक्स टैक्स स्कीम आए, और इसमें हम ये जरूर चाहते हैं कि जी शॉपकीपर्स के लिए, दुकानदारों के लिए भी आए और होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी आए, क्योंकि हमारी जो दुकानें होती हैं वहां पर सिर्फ रिटेल का बिजनेस नहीं होता, वहां पर होलसेलर भी होता है, होलसेल भी हो रही होती है, और उन्हीं दुकानों पर हमारे इंपोर्टर बैठे होते हैं जो इंपोर्टर कम रिटेलर्स होते हैं। सही। तो हमने हमारा जो एफबीआर के साथ बुनियादी मामला है वो है ट्रेडर की तारीफ। ओके, जब ट्रेडर की तारीफ मुकम्मल हो जाएगी तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि हम जो फिक्स टैक्स स्कीम लेने जा रहे हैं वो ट्रेडर्स के लिए लेने जा रहे हैं। हम फिक्स टैक्स स्कीम सिर्फ शॉपकीपर्स के लिए लेने नहीं जा रहे। ठीक है जनाब। और ट्रेडर का मतलब ये होता है कि जो सामान खरीदता है और आगे फरोख्त करता है। बस ठीक है जी। जैसे मीर साहब, आपकी उम्मीद है आपने भी देखी हो शायद कि इस वक्त भी एफबीआर की वेबसाइट पे 2 अलग अलग स्कीमें मौजूद हैं। एक ट्रेडर्स के लिए है और एक शॉपकीपर्स के लिए है, और वो वेल डिफाइंड है इसके अंदर, और दोनों की स्कीमें अलग अलग हैं। एक शॉपकीपर्स की है जो स्क्वायर फीट बेसिस के ऊपर है और जिसमें 2% टर्नओवर का भी मेथड दिया हुआ है, दोनों मेथड दिए हुए हैं। हाँ, और दूसरी वाली जो है वो कैटेगरी ABCD कैटेगरी के हिसाब से उसी में कैटेगरी है जो शॉपकीपर वाली है, और दूसरी जो है उसके अंदर मेथोडोलॉजी अलग है, और लेकिन उनके लिए भी अलग स्कीम आई हुई है। तो मेरा सजेशन है कि जब आप बात करने जा ही रहे हैं तो दोनों स्कीम को देख के उसके ऊपर बात की जाए, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो डेडलाइंस हैं वो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो, जिसके अंदर सितंबर 30 की डेडलाइन दी हुई है। मेरा सजेशन आपके लिहाज से ये होगा कि वो डेडलाइन को भी पहले से थ्रेश आउट कर दिया जाए, कि बिकॉज अगर गुफ्तु शनीद में सितंबर हो जाएगा तो डेडलाइन सितंबर 30 नहीं हो सकती। ठीक है,
अब आगे किस तरह से बढ़ेंगे? शनाख्ती कार्ड वाला मामला था, वो कहां रहेगा, वो रहेगा या नहीं रहेगा, इस करेंगे। और साथ ही साथ वैल्यू एडेड टैक्स निजाम, वैल्यू वैट सिस्टम जो IMF से हम कमिट करके आए हैं, इस इकोनॉमी के डॉक्यूमेंटेशन के फर्स्ट स्टेप के बाद अल्टीमेट जब हम वहां पे जाएंगे तो वहां पे क्या इश्यूज या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद जी। प्राचा साहब, अब कराची के कुछ अलग तो इश्यूज नहीं है, यहाँ के सिमिलर जो लाहौर में चल रहा है वही कराची में सारे वही इश्यूज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के एक ही और इस वक्त सारी आवाजें जो है वो एक ही आवाज है। बिल्कुल ठीक, तो आप उम्मीद की जाए कि जनाब इस वक्त जो है ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है एक वेल डिफाइंड उससे आगे बढ़ेगा और एक बहुत बेहतर चीज जो है वो सामने आएगी। अब वैट की तरफ जब हम आएंगे, क्योंकि ये आप IMF को कहकर आ गए हैं या फिर उसको लिख के देकर आ गए, कमिट करके आ गए कि आपने वैल्यू एडिशन टैक्स की तरफ जाना है, वहां पे क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि वो तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी बड़ी कोशिश कर ली थी लेकिन नहीं हो पाया था। वैल्यू एडेड टैक्स के सिलसिले में इनसे शब्बर ज़ैदी साहब से सवाल किया था कि आप हम पे टैक्स लगा रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स हमें मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब आप फिक्स टैक्स करके दे देंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, वन विंडो वन टैक्स लेंगे। मैंने कहा ये बात आप नोटिफिकेशन जारी, बिल्कुल उन्होंने कहा हम नोटिफिकेशन इसका जारी करेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स उन लोगों पे नहीं लगेगा जो फिक्स टैक्स करके देंगे। नहीं, क्या कुछ पैरेलल निजाम चलेगा? क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि देखिए जब हम वैट की बात करते हैं ना तो आप क्या इसकी वजाहत अगर मैं कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 नहीं साहब, प्लीज प्लीज। देखें मैं आप चाहता हूं कि वैल्यू एडिड टैक्स जो है ये हमारी थर्ड शेड्यूल की आइटम्स पर लग सकता ही नहीं है। अच्छा, वो इसलिए नहीं लग सकता, कानूनन नहीं लग सकता कि जो थर्ड शेड्यूल की आइटम होती है जिसके ऊपर रिटेल प्राइस फिक्स होती है उसके यूनिट पर, प्रोडक्ट के यूनिट पर, उसका तमाम का तमाम सेल्स टैक्स जो होता है एंड कंज्यूमर का, वो उस रिटेल प्राइस पर वसूल कर लेता है हमारा सोर्स मीन हमारा मैन्युफैक्चरर और हमारा इंपोर्टर। लिहाजा जितने जो पूरी चेन है, यानी वो जो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से चीज चली और वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से होती हुई रिटेलर और एंड कंज्यूमर तक पहुंची, तो उस पूरी चेन का जो वैल्यू एडिशन है वो सारे का सारा एट सोर्स वसूल कर लिया गया। अच्छा, इसको जरा इसको जरा आसान लफ्जों में बताते हैं, आसान लफ्जों में आवाम के लिए। आपकी जो चेन है वो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर, यही एक चेन है ना? यही एक चेन है। अच्छा, अब इसमें बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाएगा और दरमियान में आपका डीलर भी आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें होता यह कि जो चीजें आप मैन्युफैक्चरिंग पे या आपने बोरी, चीनी की बोरी ले ले, आटे की बोरी ले ले या सीमेंट की बोरी ले ले, वहां पे 17% या वटेवर जितने भी परसेंट उसका सेल्स टैक्स लगा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जब वो एक्सोर्स डिडक्ट हो रहा है तो बीच की चेन जो है वो फिर गैर फाल है, फिर उसकी जरूरत ही नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जब बाजार से लक्स साबुन खरीदने जाते हैं, सनसिल्क शैम्पू खरीदने जाते हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं आप पब्लिसिटी कर रहे हैं जी। नहीं, माजरत चाहता हूं, वहां से उस पर एक कीमत लिखी होती है, सही, प्रिंटेड प्राइस होती है और उस प्रिंटेड वो रिटेल प्राइस होती है। ठीक है, वो रिटेल प्राइस जो होती है उस पर 17% सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है एंड कंज्यूमर से, और वो 17% सेल्स टैक्स की जो अमाउंट होती है वो जमा करवाता है हमारा सोर्स मीन हमारा मैन्युफैक्चरर या हमारा इंपोर्टर। सही है, सही है। पाकिस्तान में दो तरह की आइटम्स हैं, एक वो आइटम्स हैं जिन पर प्राइस चस्पा है, रिटेल प्राइस चस्पा है, और एक तरह की वो आइटम्स होती हैं जिन पर यूनिट्स पर रिटेल प्राइस चस्पा नहीं होती। जिन पर रिटेल प्राइस चस्पा नहीं होती वो आइटम वैल्यू एडिशन टैक्स में आती है। अच्छा, ठीक। और जिस आइटम पर रिटेल प्राइस चस्पा है वो आइटम वैल्यू एडिशन टैक्स में नहीं आती। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या फिर ये मैं आपको समझा, अगर वैट पे जाएंगे तो फिर क्या दो पैरेलल सिस्टम चलेंगे? जी कज़माती साहब, दो तीन, जी मैं ये कह रहा हूं वैट पर हम जा सकते नहीं है। नहीं, मैं फिर आप जो कहेंगे वो देख लेंगे। कज़माती साहब से जरा देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी चीजें रिटेल शॉप पे बिकती हैं वो थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है,
उसमें से मुश्किल से 20 से 30% आइटम वो हैं जिस पे थर्ड शेड्यूल आइटम एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंपोर्टर बड़े शोर मचाते हुए गए थे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कि हम स्टिकर नहीं लगवा सकते, हम रिटेल प्राइस प्रिंट नहीं कर सकते। उसके बेसिस के ऊपर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपके लिए सर्कुलर इशू किया कि अच्छा ठीक है, ये नहीं कर सकते तो टेम्परेरीली अपना माल क्लियर कराएं और रिटेल प्राइस डिक्लेयर कर दें, अंडरटेकिंग दे दें, लेकिन इस बात की अंडरटेकिंग दें कि इसी रिटेल प्राइस पे रिटेलर बेचेगा, पहली बात। उसके बाद एक वजाहत इशू की गई कि कुछ केसेस में रिटेल प्राइस प्रिंट नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने एक फैसिलिटेशन दी कि आप जितनी वैल्यूएशन टेबल है एफबीआर के कस्टम स्टेज के ऊपर, उससे 30% इजाफा के ऊपर आप कस्टम ड्यूटी दे दें, सेल्स टैक्स दे दें, इंपोर्ट दे दें उन रिटेल प्राइस आइटम के ऊपर जो तकरीबन 20 से 30% आइटम है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या वही आइटम इंपोर्टर ने होलसेलर को बेची उसी रिटेल प्राइस पे, उसके अपने मार्जिन देते हुए, फिर उसके बाद आगे उसी प्राइस पे गई, उसके बाद आगे इसी प्राइस पे गई कि नहीं गई। मैं पिछले दिनों एक चीज खरीदने गया और अब मैं आपको रिटेलर का वाकया बताता हूं कि जब हम रिटेलर के पास चीज खरीदने जाते हैं तो वो कई दफा रिटेल प्राइस जो लिखी हुई होती है उस पर नहीं बेच रहा होता, पहली बात। दूसरी, जितनी भी स्मगल्ड आइटम होती हैं उनके ऊपर रिटेल प्राइस नहीं छपी हुई होती और कंज्यूमर मजबूरन बेचारा खरीद रहा होता है और इसके नतीजे में इन्फ्लेशन अराइज हो रहा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं चेन तोड़ देता हूं सिर्फ रिटेल प्राइस के आर्गुमेंट की बुनियाद के ऊपर, और फिर दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने फरमाया कि जिस चीज के ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई होती है वो थर्ड शेड्यूल आइटम, ऐसा नहीं है। नहीं, बस इसी पे आ जाए कि 100% ऐसा नहीं है। मैं वजाहत कर दूं, हाँ। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं जी इस बात की। प्लीज देखें, इशू ये है कि इनकी बातों में किसी हद तक दम है था, लेकिन ये 30 जून से पहले था। अब 30 जून के बाद जब ये बजट आ गया और 1 जुलाई आ गया तो उसमें ये हुआ कि इस बजट के अंदर इंपोर्ट्स की जितनी आइटम्स हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में बनने वाली बेशतर आइटम्स जो किया गया है। अच्छा, अब इस वक्त आप दुकान पर अगर जाएंगे किसी दुकान पर तो वहां पर 70 से 80% आपको वो अशिया मिलेंगी जो थर्ड शेड्यूल का हिस्सा होंगी। ये मैं अब की बात कर रहा हूं, ये पुरानी बात कर रहे थे, मैं आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूं। अच्छा, अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं, जो ये स्मगल गुड्स की बात कर रहे हैं, अब स्मगल गुड्स की तो ना पर्ची होती है ना उसका कोई लेना देना होता है, उसकी तो रिटेल प्राइस होगी नहीं। अब जो रिटेल प्राइस चस्पा की गई है और उसको मेंशन किया गया है एफबीआर के पास, अब उस रिटेल प्राइस को जो है उसकी देखभाल करना, उसको जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, अब ये अदारे की जिम्मेदारी है। अब अदारा अगर अपने वो रिटेल प्राइस को चेक नहीं करेगा तो इसका मतलब है उसे सेल्स टैक्स पूरा नहीं मिलेगा। ठीक पराचा साहब, क्या अगर सेल्स टैक्स पूरा नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू को नुकसान होगा। हाँ, नहीं पराचा साहब, क्या सूरत हाल इतनी ही आसान होगी, इतनी ही जो एक आइडियल समझी जा रही है या टैक्स अथॉरिटी जितनी समझ रही है, या पेचीदगियां और बढ़ेंगी? देखिए, अंदाजा तो ये हो रहा है कि अभी वक्त को धक्का दिया जा रहा है। जिस तरह से नजर आ रही हैं चीजें, बाकी चीजें अभी बाहर निकलना बाकी हैं। हमें उन चीजों का इंतजार है कि ये क्या चीजें निकालते हैं। अगर वेल एंड गुड है, अगर ये हमारी बातें मान लेते हैं और अफाम और तफहीम से मसला टेबल पे बैठ के हल हो जाता है, तो हम उसमें हमें कोई ये दो राय नहीं है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते। हम टैक्स देना चाहते हैं। हमसे आराम से हमसे तय करके टैक्स ले लें, इंशाल्लाह हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। आप तो इतने जो हम लोग फिर हमारा जिनका एट सोर्स डिडक्ट होता है, हम लोगों ने क्या किया, हमें भी अपने साथ खड़ा कर लें भाई। बिल्कुल, आप हमारे साथ खड़े हैं। बात यह है कि जो नहीं, हमारा तो सैलरी से उसे एट सोर्स डिडक्ट रहता है मेरे भाई। आप तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्यार से हमसे मांगे तो हम देंगे। नहीं, प्यार से मांगने का मकसद क्या है हमारा? सुने कि जो टैक्स राइट बनता है उसे फिक्स करके भी देखिए। आगे हम चाहते हैं कि पहले जरा ये नोटिफिकेशन जो है वो नाज़रीन के साथ शेयर कर दूं, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कमेटी फॉर डिस्कशन ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड टैक्स रिजीम स्कीम की, इसमें जो मेंबर्स हैं, इसमें मिस नौशीन अमजद हैं जो कि मेंबर हैं, कन्वीनियर भी हैं उसकी, फिर फहीमुल हक साहब हैं, मिस सीमा शकील हैं, डॉक्टर हामिद अतीक सरवर हैं, अशफाक तोला साहब हैं, आबिद शाबान साहब हैं, नईम मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, ख्वाजा सलेमान सिद्दीकी हैं, मलिक खालिद साहब हैं,
और मोहम्मद अली मियां हैं, अशरफ भट्टी साहब हैं और काशिफ चौधरी। 12 मेंबर्स हैं इसके। उसमें ज़ाहिर के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अथॉरिटी के भी हैं और ट्रेडर्स तंजीमों से भी हैं। तो वी होप आधे अथॉरिटीज के, आधे हमारे हैं। लेकिन मीर साहब वंस फॉर ऑल इसमें हल कर लेना आप लोग। इसको ऐसा नहीं लटका के नहीं रखना कि फिर आप एक महीने बाद जो है स्ट्राइक की कॉल्स के ऊपर जा रहे हैं। इसको जितनी जल्दी अफाम और तफहीम के साथ वंस फॉर ऑल इसको हल कर ही लें एक मरतबा। ये तो इदारे पे भी हम भी ये चाहते मुल्क आगे बढ़े और इस मुल्क की डॉक्यूमेंटेड रजीम जो है वो आगे बढ़े, उसमें इजाफा हो। और हम ताजर जो है जिन्हें आप ये बिला वजह ही चोर चोर डकैत डकैत कहते रहते हैं, हम भी इज्जत आबरू के साथ और बावकार तरीके से अपना टैक्स देने का कौमी फरीजा अदा करें और हम भी अपना सुरखरू हो। तो ये तो हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह ये कमेटी बनी है हम इंशाल्लाह 25 तारीख से पहले इस मामले को निपटा देंगे और हम इंशाल्लाह अपनी पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी को खुशखबरी देंगे और हम अपने मुल्क के जो हमारे दगरदू मुआशी हालात हैं, इन मुआशी हालात में हम जरूर चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें और हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं ताकि मुल्क जो है वो कर्जों की दलदल से निकले और हमारा मुल्क भी जो है वो अक़वाम आलम में इज्जत आबरू के साथ हम जिंदगी गुजार सकें, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू हो। तो ये हमारे जज्बात हैं और हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। और आपको चाहिए क्या क्या है? टैक्स पे करके आपको चाहिए क्या आप राइट्स जो है वो मांगते हैं? एक टैक्स पेयर ज़ाहिर के देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पराजा साहब से जी देखें, टैक्स पेयर जो है उसको उसके कारोबार की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारी बेहतरीन सिक्योरिटी हो, कोई लॉसेस हो, कोई दुकान जल जाती है, कोई मामला हो जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को पूरा साथ देना चाहिए। कोई भी मामला हो गवर्नमेंट साथ खड़ी हो हमारे, हम भी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहते हैं। तो इस मैटर को इस तरह हल किया जा सकता है कि आप इसी तरह मशावरत करके हमसे मशावरत करें, हमारी टीमें बनाएं, आपस में अपने लोग हमारे साथ मिलाएं ताकि आशुरा पे जब वाकया हुआ था, आग लगी थी तो गवर्नमेंट वहां पे खड़ी हुई थी। गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन मसला सारा ये था कि स्टेटस को में बना के दे दे। स्टेटस को में जब बना के देने की बात आई तो जनाब एक दुकान जो 15-15 फीट उसने इंक्रोच करके बनाई हुई है, तो वो क्या इंक्रोच करके बना के देगी हुकूमत? आपको बड़े मसाइल हुए थे सर, मुझे याद है। मुझे भी याद है, उसमें सुना हुआ था कि जो कागजात के तौर पे दुकानें बनी थी उसी हिसाब से दुकानें दी जा रही थी, उसमें दो सर दी जा रही थी। इंक्रोच को तो छोड़े, एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उसमें 50 दुकानें थी। 50 दुकानें में 90% दुकानें जो है वो लिटिगेशन में थी। वो 2-2, 4-4 उसके मालिकों का मसला कोर्ट में चल रहा था। अब हुकूमत बना के देगी तो क्या बना के दिया? टैक्स के रिटर्न मांगे, ये भी प्रोग्राम में वक्त की कमी, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जरूर आपको जहमत दूंगा अगर आप इजाफा करें। प्रोग्राम जो है इजाजत बिल्कुल, मुझे वक्त की कमी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आसिफ कसबाती साहब, जमील पराचा साहब और नईम मीर साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। हम दुआ गो गए हैं कि ये कमेटी जो है वंस फॉर ऑल तमाम मामला को बेहसन तरीक जो है वो सॉल्व कर ले। नाज़रीन इंशाल्लाह अब आपसे मंडे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।